हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज फिर हम एक नया चैप्टर फिजिक्स का क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्युत। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? चैप्टर नंबर 11 विद्युत। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे चैप्टर नंबर 11 विद्युत। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड के नज़रिए से तो देखा जाए, साथ के साथ कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको एनसीईआरटी जरूर करनी है। बार बार मैं आपको हर वीडियो में बात बताता हूँ। इससे पहले फिजिक्स के 2 चैप्टर हो चुके हैं, उनमें भी मैंने बोल चुका हूँ। तो आपको वही वीडियो भी देखनी है और साथ के साथ इसको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 11 विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रतिरोध आर के 1। देखिए प्रतिरोध आर के, दूसरा ले लेते हैं कलर। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। एक प्रतिरोध है, उसको 5 भागों में काटा गया। टोटल प्रतिरोध, उसका कुल प्रतिरोध कितना है? आर। तो जो उसका प्रतिरोध हो जाएगा R1 कितना हो जाएगा? 1/5 ओम, या जो R था उसका R/5। R2 भी कितना हो जाएगा? R/5। R3 भी, R4 भी और R5 भी। समझिए कि एक प्रतिरोध का तार था, मान लीजिए R प्रतिरोध का एक तार है, उसको 5 बराबर भागों में बांटा। तो 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो बराबर ही प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा हर एक तार का। और वो कितना होगा? पहले वाले प्रतिरोध का, कुल प्रतिरोध का 5वां हिस्सा। अगर कहेंगे 4 टुकड़ों में काटते उसको, तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R/4। अगर 5 में काटेंगे R/5, 6 में काटेंगे R/6। तो अलग अलग सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझिए कैसे? कुल प्रतिरोध मान लीजिए 10 ओम था तार का, इसे 10 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने में? 10 में। तो सभी का प्रतिरोध 1 ओम आएगा। कितना आएगा? 1 ओम। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया है कि R प्रतिरोध है, 5 बराबर भागों में बांटा, तो R1 R2 R3 R4 R5 का मान कितना होगा? R/5। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम, ये याद रखना, पार्श्व क्रम बोलते हैं समांतर क्रम को। किसको बोलते हैं? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में इनको बांटा, संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुपात आपको निकालना है। देखिए संधारित्र को, प्रतिरोध को अगर आप समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है कितना आता है? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, इसको मैं पेज पर करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए हमने माना क्वेश्चन नंबर 1 में R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4 इक्वल्स टू R5 कितना होगा? कितना होगा? टोटल R था तो R/5 कितना होगा? R/5। अब उसने कहा है पार्श्व क्रम में जोड़ दिया तो तुल्य प्रतिरोध R' हो गया। तो पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ेंगे यही तो फॉर्मूला आएगा। अब देखिए क्या होगा। देखिए क्या बनेगा आपके पास? 1/R ये आ गया। R उसने कहा है कितना हो जाता है? R', तो यहाँ पर लिखेंगे R'। अब देखिए 1/R' इक्वल्स टू 1/R1 R2 R सब कितना है? R/5। ये भी R/5, ये भी R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। अब इसको सोल्व करेंगे और
ठीक है, 5 ऊपर चला जाएगा, 1/r इक्वल्स टू 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। ये कितनी बार लिखा हुआ है? 5 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/r इक्वल्स टू 5 कितनी बार लिखा है? 5/r कितनी बार लिखा है? 5 बार। तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू निकालनी है? r/r की। तो r इधर ले गए बटे r कितना हो गया? 25। r/r कितना हो गया आपके पास? 25। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास? r/r कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 25 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हैं आप इसको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति को बताना है कौन सा निरूपित नहीं करता। देखिए, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर कार्य जो किया जाएगा प्रति एकांक समय में, यानी कि P बराबर W/T। अब W का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है VIT/T। सबसे पहले तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर कितना आ जाएगा? P बराबर कितना आएगा आपके पास? VI। P बराबर कितना आया? VI। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, चूंकि V बराबर होता है IR, तो क्या बनेगा? P बराबर V की जगह पर IR रखेंगे तो IR इंटू I, एक बन गया आपके पास I²R। और एक फॉर्मूला ये आ गया। तीसरा, I का फॉर्मूला, R का फॉर्मूला रखेंगे क्या? V/I, चूंकि R इक्वल्स टू क्या होता है? V/I। तो कितना आएगा? P इक्वल्स टू I²R और R कितना है? V/I। V/I, तो यहाँ से तो VI आ जाएगा। हमें किस में निकालना है ये मत रखिए, देखिए आप रखना क्या? दूसरा, देखिए पहला हो गया हमारे पास P इक्वल्स टू I²R, ये तो होता है, तो आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने पूछा है निरूपित नहीं करता। P इक्वल्स टू VI भी होता है, ये भी नहीं होगा। अब V²/R और IR², ठीक है, तो IR² नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि I²R होता है। यहाँ देखिए I²R होगा, उसने पूछा निरूपित नहीं करता, तो I²R करता है, IR² नहीं करता। अब V²/R और देख लेते हैं, तो यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या होता है? V/R। तो वैल्यू रखेंगे P इक्वल्स टू VI। V और I की वैल्यू रखेंगे कितनी? V और I कितना है? V/R। तो कितना हो जाएगा? V²/R। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। P के 3 फॉर्मूले होते हैं, W/T या VI या I²R और एक होता है V²/R। जिस भी टर्म में पूछा जाए वही फॉर्मूले को यूज कर लेना। तो P के कितने फॉर्मूले हो गए आपके? 3 फॉर्मूले, VI, I²R और V²/R। तो कौन सा नहीं होगा? IR²। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है किसी विद्युत बल्ब का अल्पतमांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट 100 वाट है। एक बल्ब है, उस पर लिखा होता है, देख लेना आप, लिखा मिलेगा 220 वोल्ट और डैश 100 वाट, 100 वाट। जब इसे 110 वोल्ट, अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना। अब देखिए क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है? ये जो गिवन है यह वोल्टेज, यानी कि V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। सबसे पहले तो यही देखना आना चाहिए आपको। V का मतलब वोल्ट, वोल्ट मतलब विभवांतर, तो V से लिखेंगे। W मतलब वाट, वाट का मतलब शक्ति, शक्ति को लिखते हैं P से। कितना दिया है? 100 वाट। कितना दिया है? 100 वोल्ट। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप प्रतिरोध निकालेंगे, लिख लेना इसको। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालते हैं? सबसे पहले क्या निकालेंगे? R निकाला जाता है। ये आपको कहीं पर भी लिख लेना है कि सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? R। क्या निकाला जाएगा? R। तो P का फॉर्मूला लगाएंगे, P इक्वल्स टू, अभी लिखा था हमने, क्या होता है? V²/R। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी V²/R
P। तो जब भी आपको बल्ब वाला इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले P और V मिलेगा, आपको R निकालना है, बाद में कुछ जो होगा वो देखा जाएगा। तो R का फॉर्मूला होगा V²/P। अब रखिए वैल्यू V कितना दिया है 220 गुना 220/P कितना दिया है 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 22 22 की 484 ओम। ये आपके पास R आ गया। अब बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं इसमें क्वेश्चन में कि यहाँ पर दो विभव दिए होते हैं। कितने विभव? दो। एक ये विभव, ठीक है, देखिए एक तो ये विभव दिया होगा और एक ये विभव दिया होगा, ठीक है। दो विभव दिए होते हैं, कौन सा कब यूज करना है? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको पहले R निकालना है तो पहले वाले से। अब देखेंगे दूसरे में क्या दिया है। तो जो R आया वो कितना आया 484 ओम। अब देखेंगे जो ये V दिया है इसका यूज करते हैं धारा निकालने के लिए, शक्ति निकालने के लिए। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो V कितना दिया है, इसको V' मान लीजिए 110 वोल्ट। अगर आपने यहाँ पर V कितना ले लिया 220 तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको P और V लिखना है, उससे R निकालना है, फिर आपको V गिवन होगा, उसका फॉर्मूले का यूज करके जो पूछा जाएगा, धारा पूछी जाए P = VI, शक्ति पूछी जाए तो भी फॉर्मूला लगा देंगे शक्ति का। तो पावर पूछ रही है कितनी आएगी, नहीं। अभी हमने पावर का फॉर्मूला यूज किया था P = V²/R। V कौन सा लेंगे? नए वाला, V'² R। तो कितना है V 110 × 110 अपॉन 484, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कर दीजिए इसको, 11 से काट दीजिए, ऊपर तो 10 बचेगा, नीचे बचेगा 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 11 से काट दीजिए, 11 चौक 44, 11 दाम, नीचे बचा 100, ऊपर बचा 100 अपॉन 4, डिवाइड करते हैं कितना आएगा 25 वाट। कितना 25 वाट। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर कि सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, R निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, R, उसके बाद ही आप कुछ करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आया था 25 वाट, ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो चालक तार, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, पदार्थ समान है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा, लंबाई बराबर है L1 = L2, व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगी R1 = R2, समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में लगाया और फिर पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। इनमें जो उत्पन्न ऊष्मा है उसका अनुपात निकालना है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उत्पन्न ऊष्मा है उसका क्या निकालना है आपको, अनुपात निकालना है, ठीक है। देखिए, दो चालक तार हैं, पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो अगर सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं श्रेणी क्रम, सबसे पहले हमने जोड़ा है श्रेणी क्रम में, ये तो श्रेणी क्रम के लिए और ये किसके लिए, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम में, ये श्रेणी क्रम ये समांतर क्रम। उसने हमने मान लिया दो चालक जो हैं उनके प्रतिरोध हैं R1 और R2, क्या है R1 और R2। तो इसका प्रतिरोध जो आएगा श्रेणी क्रम में, R श्रेणी, कितना आएगा R1 + R2, कितना होगा R1 + R2। अब R1 और R2 उसने बराबर कहे हैं, क्यों बराबर होंगे, पदार्थ बराबर है, लंबाई बराबर है, व्यास बराबर है, तो प्रतिरोध भी तो दोनों के बराबर होंगे। तो हमने मान लिया R + R। तो R श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया 2R। इसी तरह से यहाँ से निकालेंगे 1/R पैरेलल यानी कि समांतर क्रम, 1/R1 + 1/R2, तो कितना आएगा ये 1/R + 1/R, तो कितना बनेगा 1/RP, 1/R 1/R 2/R। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई R/2। तो यहाँ से हमने दोनों में प्रतिरोध निकाल लिए। श्रेणी क्रम में कितना आया 2R, समांतर क्रम में कितना आया R/2, कितना आया R/2, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या ऊष्मा,
क्या लिखेंगे, ऊष्मा। तो पहले श्रेणी क्रम का यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एच का फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम के लिए यूज कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन आर टी ऊपर आएगा। अब वी स्क्वायर अपॉन आर टी, देखिए क्या रखेंगे आप, वैल्यू रखिए इनकी। देखिए वी स्क्वायर अपॉन आर टी कितना आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर कितना आएगा, आर श्रेणी वाला इंटू टी। तो वी स्क्वायर अपॉन आर श्रेणी में कितना आया, 2r, कितना आया है 2r इंटू टी। यह आया आपके पास एच श्रेणी क्रम में। ठीक है, किस में आया, एच श्रेणी क्रम में। इसी तरह से एच पैरेलल निकालेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, आर की जगह पर आर पैरेलल, वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल है आर बाई 2 इंटू टी। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 2v स्क्वायर टी अपॉन आर। ये क्या आया आपके पास, एच पैरेलल, किसकी वैल्यू आई है, एच पैरेलल 2v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब क्या पूछा है उसने, ऊष्मा का अनुपात निकालना है श्रेणी का समांतर क्रम से। तो एच श्रेणी बटे एच समांतर, श्रेणी में वैल्यू लिखेंगे कितनी दी है, वी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी अपॉन समांतर में कितनी आई है, 2v स्क्वायर टी अपॉन आर, 2v स्क्वायर टी अपॉन आर। रखिए वैल्यू, देखिए क्या क्या कट जाएगा, सबसे ऊपर की मल्टीप्लाई सबसे नीचे की, बीच में की बीच में। तो v स्क्वायर टी इंटू आर अपॉन 2r इंटू 2v स्क्वायर टी। देखिए क्या कटा हुआ है, देखिए क्या कट रहा है, आर से आर गया, आर से आर गया, टी से टी गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया। तो क्या आंसर आया यहाँ पर, आप देखिए 1/4 कितना आया, 1/4। तो जब आप इसको रेशो में लिखेंगे तो एच श्रेणी रेशो एच समांतर कितना आया, 1/4। तो आंसर कितना आया, 1:4। देख लीजिए कौन सा है, 1:4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव थे 4 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, समझिए। किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। दोनों चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक यंत्र होता है अमीटर, क्या होता है, अमीटर। एक यंत्र होता है वोल्टमीटर, क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो जो अमीटर होता है वो धारा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए, धारा मापने के लिए। और जो वोल्ट मीटर होता है वो किसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, विभवांतर को। किसको, विभवांतर को मापने के लिए क्या किया जाएगा, प्रयुक्त। ठीक है, प्रयुक्त किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। किस में लगाया जाएगा, श्रेणी क्रम में। और जो विभवांतर होगा उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्टमीटर, उसको हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, समांतर क्रम में। अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, मान लीजिए एक तार है आर, तो हम एमीटर को इसके श्रेणी क्रम में लगाएंगे और यहाँ बैटरी की, ठीक है। आप यहाँ से हटाकर इसको नीचे भी लगा सकते हैं, ये आर है, ठीक है। तो ए को हमेशा सीरीज में लगाएंगे और जो वोल्ट मीटर आएगा उसको हमेशा कैसे लगाएंगे, समांतर क्रम में। किस में लगाएंगे, समांतर क्रम में। इस तरह से डायग्राम बनता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में। समांतर को पार्श्व क्रम भी लिखते हैं, पार्श्व क्रम में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
किसी तांबे के तार का व्यास, कोई तांबे का तार है उसका व्यास दिया है यानी कि 2r, कितना दिया है 0.5 mm, mm का मतलब है मिलीमीटर। जब आप इसको चेंज करेंगे तो 0.5 मीटर में चेंज करेंगे 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1000 मिलीमीटर होते हैं। अगर उल्टा देखेंगे 1 मिलीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर या 1/1000 मिलीमीटर। और इसको आप क्या लिखते हैं 1/100 को 10⁻² सेंटीमीटर और 1/1000 को 10⁻³ सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप r निकाल लीजिए, कितना आएगा 0.5 का आधा हो जाएगा व्यास का बाई 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, क्या आ गया मीटर। प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। प्रतिरोधकता का क्या मतलब है, ठीक है, प्रतिरोधकता का मतलब यहाँ से मात्रक से देख सकते हैं, ओम होता तो प्रतिरोध होता, ओम मीटर यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध दिया है रो, कितना 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। ये क्या दिया है इसकी प्रतिरोधकता। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए R बराबर कितना दिया है 10 ओम, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, L बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले इतना ही पढ़ते हैं। देखिए R का फॉर्मूला होता है रो L/A। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू दी है 10 बराबर रो कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻8 इंटू लंबाई हमें निकालनी है बटे ए कितना होता है, जो आपका तार होगा उसका क्षेत्रफल होगा πr², कितना होता है πr²। तो यहाँ से आप L निकालना, L कितना आएगा, L इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी πr² इंटू 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻8। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू R कितना दिया है अभी हमने निकाला था 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू 10 अपॉन नीचे क्या है 1.6 इंटू 10⁻8। इसको क्या करना है सोल्व करना है, क्या करना है सोल्व। देखिए कैसे करते हैं सोल्व, कैसे करते हैं सोल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए कुछ कट रहा है तो पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर देना, या आप 22/7 लेकर भी कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो L आ जाएगा आपके पास 3.14 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर, कितना बनेगा 0.25 का होल स्क्वायर 25 625 0.0625 इंटू 10⁻6 इंटू 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻8। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है, जो भी आंसर आएगा आप देख लेना। ठीक है, मैं सोल्व करूँगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है सोल्व करना है इसको। तो उसके बाद यहाँ पर दिया है यदि इसे दोगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। अगर आपने इसका जो क्या है इसका जो व्यास है दोगुना कर दिया, मतलब त्रिज्या भी दोगुनी कर दी, इसका मतलब क्या है दूसरे में क्या दिया है कि इसका व्यास दोगुना कर दिया, यानी कि त्रिज्या दोगुनी कर दी। देखिए क्या किया, जो व्यास है दोगुना किया, यानी कि r डैश, त्रिज्या पहले की कितनी कर दी डबल। पहले त्रिज्या कितनी थी देखिए 0.25 इंटू 10⁻³ तो अब की बार कितनी कर देंगे 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 2, यानी कि क्या कर देंगे डबल। क्या कर दिया डबल। ठीक है, तो अब उसने पूछा है तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, बताना है प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो जब आप देखेंगे R का फॉर्मूला होता है क्या, R इक्वल्स टू रो L/A। क्या लंबाई में हमने चेंज किया नहीं, ठीक है, किस में किया है त्रिज्या में, त्रिज्या में चेंज किया है तो A में चेंज होगा,
किस में होगा, ए में। मतलब आर डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, बाकी सब कांस्टेंट है तो उनको भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर अनुक्रमानुपाती 1/πr², क्योंकि एरिया क्या होता है πr²। अब पाई भी कांस्टेंट में चला गया 1/r²। तो जब यहाँ से हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं तो कैसे बनता है, देखिए R1/r2 बराबर R2² R2/r1 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका मतलब ये होता है कि R1/r2 बराबर R2/r1 का होल स्क्वायर। अगर ये ऐसे ना लिखकर यहाँ ऐसे लिखा होता R अनुक्रमानुपाती R², तो ये बनता R1/r2 बराबर, इधर भी 1 आता ऊपर, R1/r2 का स्क्वायर, इस तरह से। लेकिन अगर ये इन्वर्सली लिखा हो R इन्वर्सली 1/r², तो क्या बनेगा, R1 ऊपर 1 है तो इधर में 2 आएगा R2/r1, और उधर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, देखिए क्या बनेगा। अब उसने कहा है डबल कर दिया, मतलब R2 जो है वो पहले का डबल है, 2R कर दिया, तो नया प्रतिरोध R2 बताना है कितना आ जाएगा। देखिए R1/r2 बराबर R2 कितना किया, डबल, तो 2R/r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से R1/r2 कितना आया आपके पास, 4। हमें निकालना है R2, तो कितना आ जाएगा R1/4। मतलब जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, आंसर क्या आएगा, दे रखा है यार, कितना दिया है, 10 ओम। कितना दिया है, 10 ओम। तो R2 = 10/4 मीन्स 2.5 ओम इसका आंसर है। कितना आएगा, 2.5 ओम इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, इस वाले पार्ट का। और इस वाले पार्ट का आपको निकालना है। ठीक है, सोल्व करना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उसमें प्रवाहित धारा के संगत मान दिए गए हैं। देखिए ये मान दिए गए हैं, आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना है। एक अक्ष पर आपको लेना है V, एक पर लेना है I। मान लीजिए यहाँ पर आपने लिया, क्या लिया, I। क्या लिया है, I। यहाँ पर लिया है क्या, V। ठीक है, I और V। इस तरह से बनाते हैं हम ग्राफ। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले I देखिए कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। आप क्वेश्चन में देखेंगे I का मान 0.5, 1, 2, 3, 4 तक जा रहा है। तो यहाँ पर मान लें, अगर डिफरेंस ले लें 1 एम्पियर, यहाँ पर कितना है 2 एम्पियर, यहाँ पर 3 एम्पियर, कहाँ तक जा रहा है 4 तक, और ये कितना है 4 एम्पियर। आगे देखिए वोल्ट 1.6, 3.4, 6 मतलब अगर हम दो का भी डिफरेंस लें, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12, इस तरह से 14 वोल्ट लें। ठीक है, अब हमें देखना है, इस पे ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि I का मान 0.5 है तो V का मान 1.6 है, मतलब I कितना है 0.5, तो यहाँ पर आएगा आधा बीच में, और ये 1.6 मतलब ये यहाँ पर आएगा, तो दोनों को मिला देंगे। इस तरह से पॉइंट बनेगा आपका, ये पॉइंट बन गया। दूसरा देखिए I की वैल्यू 1, ये रही, ये 1 है। ठीक है, इस तरह से मिला देंगे आप इनको, ये 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग 3.4 यानी कि 4 से कम, तो यहाँ आएगा 4 से कम, तो दूसरा ग्राफ पॉइंट आपका यहाँ आएगा। पहला ये, दूसरा ये। तीसरा देखते हैं, I की वैल्यू 2 और ये 6.7, 2 कहाँ है, ये है, और ये कितना है 6.7 यानी कि 6 से ज़्यादा, ये आएगा। यहाँ आपका आएगा तीसरा पॉइंट। फोर्थ देखते हैं 3 और 10.2, 3 पर ये रहा, और ये कितना है 10.2, ये 10 है, 10 से थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा आएगा 10.2, चौथा पॉइंट ये आएगा। पांचवा देखिए I कितना दिया है 4 वोल्ट, I 4 ये है। इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे V कितना है 13.2 यानी कि 14 से थोड़ा कम, तो 14 से कम ये है,
दोनों को मिला देंगे, यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपके पास एक कर्व बन जाएगा। एक ये डायग्राम में अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए एक तो ये बनेगा आपके पास और एक ये, और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी ये। अब उसने क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा है कि V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर, हमने ग्राफ खींच दिया, प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जो प्रतिरोधक है उसका क्या निकालना है, ग्राफ आपको निकालना है। ठीक है, प्रतिरोधक का क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। बताइए कितना आएगा। तो इससे अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है R, तो R क्या होता है, जो ये कर्व बना है इसका स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्लोप। स्लोप मतलब ढलान। कैसे निकालेंगे, समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए स्लोप निकालना होता है, किस तरह से स्लोप निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें पॉइंट मानेंगे, जो हमें कोई भी आप पॉइंट मान सकते हैं। हमने मान लिया एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट ये है B। क्या है, B। अब इसका रेसिस्टेंस निकालना है, तो रेसिस्टेंस R क्या होगा, ये होगा स्लोप। स्लोप का मतलब ढलान। किसका, I स्लोप ऑफ PV ग्राफ, सॉरी P नहीं, VI ग्राफ। कौन सा, VI ग्राफ। एक अक्ष पर हमने V लिया, एक पर I लिया और दोनों के बीच क्या बना दिया, ग्राफ। कैसे निकालते हैं, इसको इससे मिलाएंगे। ये देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको पॉइंट दे दिया हमने C। स्लोप कैसे निकालते हैं, y अक्ष पर दूरी, ये है y, तो कितना आ जाएगा AC। कितना आएगा, AC बटे नीचे क्या आएगा, BC। नीचे क्या आएगा, BC। क्या आएगा, BC। AC बटे BC, ये 1/R निकलता है। अगर, क्योंकि देखिए हम AC निकालेंगे तो क्या निकलेगा, I, ऊपर आएगा I और नीचे क्या आएगा, V। I बटे V बटे IR होता है, तो ये क्या आएगा, 1/R। क्या आएगा, 1/R। तो चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए A से C तक की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए A पर धारा कितनी है, 3 एम्पियर, तो 3 माइनस, C पर देखिए कितनी है, 1 एम्पियर, तो 3 माइनस 1। नीचे देखिए अब निकालना है क्या, BC, B से लेकर C तक। C पॉइंट पर विभवांतर कितना था, 10.2। कितना था, 10.2 माइनस B पॉइंट पर विभवांतर कितना था, 3.4। कितना था, 3.4। दोबारा समझ लीजिए, अगर आपको VI ग्राफ दिया है, उससे रेसिस्टेंस निकालना है, R निकालना है, तो उसके लिए आप स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्लोप। ग्राफ पर कहीं भी आप दो बिंदु मान लीजिए A और B, ये हमने बिंदु मान लिया। इसका स्लोप कैसे निकलता है, y, ये वाली डिस्टेंस अपॉन x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/R आपका, 1/R। y ये कितना है, देखिए ये डिस्टेंस 3 माइनस 1 यानी कि 2 बटे नीचे 10.2 में से 3.4 गए, कितने बचेंगे, 7, 6.8। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.8/2, तो कितना आ गया, 3.4 ओम। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 3.4 ओम। तो इस तरह से आप ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, क्या करते हैं, स्लोप निकालेंगे, उसका ढलान निकालेंगे, y बटे x, y अक्ष पर दूरी बटे x अक्ष पर दूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, देखिए किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर V बराबर कितना दिया है, 12 वोल्ट। परिपथ में धारा जो बह रही है I = 2.5 मिली एम्पियर। इसको चेंज करेंगे 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध निकालना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, R निकालना है। इससे आसान क्या होगा, V = IR या R निकालना है। R का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। V कितना दिया है, 12, I दिया है 2.5 × 10⁻³ ठीक है, इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे आप 12 को किससे, 2.5 से, तो कितना आ जाएगा, 4.8। ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ ओम। तो 4.8 × 10⁻³ ओम आपका आंसर
होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को, एक बैटरी है उसका वोल्ट कितना दिया है, वोल्टेज 9 वोल्ट, ठीक है। V इक्वल्स टू कितना दिया है, 9 वोल्ट। 0.2 ओम, 0.3, 4, 5 तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में। तो R1 कितना दिया है, पहले लिख लेते हैं 0.2 ओम, R2 दिया है 0.3 ओम, R3 दिया है 0.4 ओम, R4 दिया है 0.5 ओम और R5 दिया है 12 ओम। कितना दिया है, 12 ओम के प्रतिरोध के साथ किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध कैसा आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यही तो होगा तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। रखिए वैल्यू 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो 3 और 2 5, 4 9 और 5 14, कितना आ गया ये 13.4 ओम। 13.4 ओम क्या किया हमने, कैलकुलेट किया, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 13.4 वोल्ट। अब उसने कहा है कि 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आई का फॉर्मूला क्या आएगा, V बटे आर। अब यहाँ पर हम R 12 नहीं लेंगे क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में सभी में धारा समान बहेगी, तो सभी में समान बहेगी तो हम ये वाला R नहीं लेंगे। कौन सा R लेंगे, ये वाला तुल्य प्रतिरोध। अगर आपने यहाँ V कितना दिया है क्वेश्चन में 9, अगर आपने यहाँ पर 12 रख दिया तो गलत हो जाएगा, आपको सारा रखना है क्योंकि सीरीज में जुड़ा है। अगर वो पैरेलल में बोलता समांतर क्रम में तो आप अलग अलग निकालते सभी पर, लेकिन यहाँ पर सभी पर एक साथ निकालेंगे। 9 को 13.4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.6 के आसपास आपका आंसर आएगा। 0.67 एम्पियर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 9। इसके बाद आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें। देखिए तो कुल प्रतिरोध कितना है, R कितना दिया है 176, प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधक को, N पूछ रहा है कितने प्रतिरोध जोड़ें, किसमें समांतर क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। मतलब V इधर देख लीजिए, पहले V कितना दिया है 220 वोल्ट और I कितना दिया है 5 एम्पियर। I कितना दिया है 5 एम्पियर, तो R कितना आएगा V बटे I। इससे R कितना आया 220 बटे 5, तो लगभग कितना आ जाएगा 220 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 44 ओम। मतलब इधर 44 कैसे आए, कितने प्रतिरोध जोड़े हम, किसमें, समांतर क्रम में। देखिए उसने कहा है कि कितना जोड़े, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/RP, पैरेलल में क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस कितने जोड़े अभी नहीं पता, तो हमने मान लिया कितने जोड़ दिए N, कितने जोड़े हैं N, तो N बार, तो 1/RP कितना आएगा N बटे R, क्योंकि ये सारे बराबर हैं, R1 R2 R3 सब बराबर है, 176 है, तो N बटे R। तो यहाँ से RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R बटे N। R कितना दिया है 176 बटे N, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो दोनों समीकरण बराबर होगी समीकरण 1 व 2 से। अभी समझाऊंगा इसको। देखिए 176 बटे N इक्वल्स टू 44, तो 176 बटे 44 इक्वल्स टू N, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये किससे डिवाइड होगा 4 से। समझिए इसमें क्वेश्चन में कहा क्या है 10 में, 176 ओम प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो सबसे पहले हमने बाद वाला पोर्शन लिया, इसका V की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, I कितना दिया है 5 एम्पियर। यहाँ से हमने प्रतिरोध निकाला कि टोटल प्रतिरोध कितना आएगा हमारे पास समांतर क्रम में, तो R का फॉर्मूला V बटे I, 220 बटे 5 कितना आ गया 44। इसका मतलब ये है
कि जो 176 ओम के प्रतिरोध हैं उसको इतनी बार जोड़ा गया कि उसका तुल्य प्रतिरोध 44 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 44। इसका मतलब ये है। तो हमने लिखा कि R कितना दिया है, R1 R2 ये सब कितने दिए हैं आपके 176। तो फॉर्मूला क्या होता है समांतर में, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश कितनी बार माना हमने, n बार। तो 1/RP n बार लिखा तो n और 1/R। R क्यों आया? क्योंकि R1 R2 R3 सब बराबर हैं। तो RP निकाला यहाँ से, कितना आया n/R। कितना आया? R/n और ये R की वैल्यू कितनी दी है 176/n और ये दोनों वैल्यू को इक्वल रख दिया क्योंकि दोनों R है, ये दोनों को इक्वल रखा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब अगर आप 176 ओम प्रतिरोध को 4 प्रतिरोध लेंगे उसके और उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध 44 ओम आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कई बार ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 11। दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे। मतलब R1 भी कितना दिया है आपके पास 6 ओम, R2 भी कितना दिया है 6 ओम, R3 भी कितना दिया है 6 ओम। इसको किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य प्रतिरोध 9 ओम आ जाए। पहले केस में 9 ओम और दूसरे केस में कितना आए 4 ओम। कितना आए 4 ओम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पूछा हुआ है कई बार। एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 6 नंबर में। ठीक है, बताइए कैसे होगा। देखिए अगर मैं कहूं कि इन तीनों प्रतिरोधों को मैं कैसे जोड़ रहा हूं, श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तीनों को श्रेणी क्रम में, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो क्या 18 पूछा है उसने? नहीं पूछा। तुल्य प्रतिरोध 18 आएगा? नहीं पूछा उसने। तो आप तीनों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते। दूसरा देखिए उसने अगर हम समांतर क्रम में जोड़ें तो 1/6 1/6 1/6 यानी कि 3/6 तो कितना आ जाएगा 6/3 यानी कि कितना आ गया 2। तो क्या किसी का आंसर 2 आ रहा है? नहीं आ रहा। ये कैसे करेंगे अब हम बताइए, क्या कर सकते हैं इसमें? हम कुछ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या करेंगे देखिए, अगर हम 2 प्रतिरोध लें, पहले 2 को हम जोड़ दें समांतर क्रम में, 6 ओम को किस में जोड़ दें? समांतर क्रम में। और इसके साथ एक तीसरा प्रतिरोध लें, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दें। एक तो ये तरीका हो सकता है ए और बी के बीच में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहले 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ें, 6 ओम और 6 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और इसके साथ तीसरा जो 6 ओम है वो किस में है? समांतर क्रम में। यही तो तरीका बचा हमारे पास। दोबारा समझिए कि 3 प्रतिरोध हैं 6 ओम के, उनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना आएगा 3/6 6/3 यानी कि 2। क्या 2 पूछा है? नहीं पूछा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 6 R1 प्लस R2 प्लस R3, 6 प्लस 6 प्लस 6 18। क्या 18 पूछा है? नहीं पूछा। तो अब कैसे जोड़ें इनको कि इनका तुल्य प्रतिरोध 9 ओम आए और 4 ओम आए? तो उसका आंसर होगा कि आप पहले 2 लीजिए, उनको समांतर क्रम में जोड़ें और तीसरे वाले को उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें, या पहले 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ें और तीसरे को समांतर क्रम में जोड़ दें। इस तरह से आपका आंसर कोई सा एक आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना होता है कि सबसे पहले इसमें हमने 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा और फिर उसके साथ 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा। इस वाले केस में 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा और इसके साथ 6 ओम वाले को किस में जोड़ा? समांतर में। तो इस केस में करते हैं, देखिए कितना आएगा आंसर। देखिए क्या आएगा या नहीं आएगा ये देखना है। इसको इसमें जोड़ा तो समांतर में जोड़ेंगे तो R डैश कितना आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। समांतर में जोड़ेंगे 1/6 प्लस 1/6 1/R डैश इक्वल्स टू 2/6 यानी कि 1/3। तो R डैश की वैल्यू आ गई कितनी 3 ओम। अब इसको जोड़ दीजिए 6 के साथ श्रेणी में तो R बराबर R डैश प्लस R3। ये क्या है R1, ये R2 और ये कितना है R3। ये R1 R2 और R3 जोड़िए कितना है 3 प्लस 6 कितना आ गया 9 ओम। कौन सा आंसर आ गया आपका? यही वाला 9 पूछा था। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि पहले क्या किया हमने R1
व R2 को किस में जोड़ा है? समांतर में। समांतर में जोड़ने पर तथा इन्हें R3 के साथ किस में जोड़ देंगे? श्रेणी में, श्रेणी क्रम में जोड़ देने पर क्या बनेगा? आपका 9 आ जाएगा। अब इस वाले केस में देखते हैं। पहले हमने क्या किया है, इस वाले केस में R1 व R2 को किस में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कितना आएगा? R डैश मान लीजिए, तो R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में, 6 प्लस 6 कितना आ गया? 12 ओम। अब ये जो R डैश बना, R डैश को R3 के साथ किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 1/R इक्वल्स टू 1/R डैश प्लस 1/R3, 1/12 प्लस 1/6। R3 कितना है? 6। सोल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 12, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, कितना आया? 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपके पास जो R है वो कितना आया? R इक्वल्स टू 4 ओम। और कितना पूछा था उसने क्वेश्चन में? 4 ही पूछा था। देखिए कितना पूछा था? 4। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया कि श्रेणी में जोड़कर बताइए, समांतर में जोड़कर बताइए। यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध पहले केस में 9 ओम आए और दूसरे केस में कितना आए? 4 ओम। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 220 वोल्ट। चलिए देखते हैं दूसरे पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर, यानी कि V कितना दिया है? 220 वोल्ट। विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। P बराबर कितना दिया है? 10 वाट। ये इसकी वैल्यू दी है P की कितनी? 10 वोट। P कितना है? 10 वोट। ठीक है, अब उसने कहा है यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर हो, यानी कि I मैक्सिमम कितनी है? I अधिकतम है 5 एम्पियर। I मैक्सिमम कितनी है? 5 एम्पियर। तो इस लाइन के दो सिरों के बीच कितने बल्ब समांतर क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं? समझिए इस क्वेश्चन को कि उसने 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर बहुत से बल्ब जोड़ रखे हैं, जिसमें एक का पावर है P इक्वल्स टू 10 वोट। कितनी है? 10 वोट। तो प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित धारा निकालेंगे। सबसे पहले हम प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित धारा, सर धारा तो दे रखी है, क्यों निकाल रहे हैं? ये अधिकतम धारा दे रखी है, हम एक बल्ब में निकालेंगे कितनी आएगी। P का फॉर्मूला होता है VI, तो I कितना आ जाएगा? P/V। P दिया है 10, V दिया है 220, इससे कट गया, कितना आ गया? 1/22 एम्पियर। 1/22 एम्पियर। ठीक है, 1/22 एम्पियर। अब उसने कहा है कि ये I आया, I अधिकतम कितनी दी है? I अधिकतम दी है 5 एम्पियर। कितनी दी है? 5 एम्पियर। तो जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम में संयोजित बल्बों की संख्या, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? बल्बों की संख्या n बराबर PI जो अधिकतम है, अधिकतम धारा, और एक बल्ब में प्रवाहित धारा, दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड। अधिकतम कितनी है? 5, एक में कितनी है? 1/22। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 गुना 22, 22 पंजे 110 बल्ब लगे हुए हैं। मतलब बल्बों की संख्या कितनी है? 110। बल्बों की संख्या कितने हैं? 110। क्या किया हमने? बल्ब की संख्या, पहले हमने क्या किया? अधिकतम धारा दी हुई थी 5 एम्पियर। मान लीजिए बल्ब लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें एक बल्ब का वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट और पावर दी है 10 वोल्ट। तो एक बल्ब में धारा निकालेंगे, कितनी आई? 1/22 एम्पियर। इसमें
1/22 एम्पियर इसमें, 1/22 एम्पियर इसमें, टोटल कितने बल्ब लगे हैं n, तो कितनी आ जाएगी n/22 किसके बराबर होगा 5 के, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 गुना 5। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे देखिए, दूसरा तरीका इसका क्या बन सकता है अगर ये समझ में नहीं आया। सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड है, ये दिया है 1/22 इसकी, 1/22 इसकी, मान लीजिए n बल्ब है, तो n बल्ब की पावर कितनी हो गई n/22, और अधिकतम n बल्ब में प्रवाहित धारा कितनी होगी n/22, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे सब। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, श्रेणी क्रम में धारा समान होगी, ये पूछा है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। 1/22 प्लस 1/22 प्लस 1/22 n/22, और किसके बराबर होगा 5 के, तो n बराबर 22 गुना 5 कितना जाएगा 110 बल्ब लगे हैं उस परिपथ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। मतलब कुंडली जो ए है उसका प्रतिरोध कितना है 24 ओम, और जो कुंडली बी है उसका प्रतिरोध कितना है 24 ओम दोनों का, तथा इन्हें अलग अलग श्रेणी क्रम में अथवा समांतर क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन कुंडलियों को अभी देखते हैं, आगे पढ़िए। किया जाता है, यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरण में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या है। दोबारा समझिए, विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी है। एक विद्युत भट्टी है, उसकी जो रेड हॉट प्लेट है वो दो प्रतिरोध की बनी हुई है ए और बी, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है, तथा इन्हें पहले तो अलग अलग प्रयोग किया, दूसरे केस में श्रेणी क्रम में और तीसरे केस में समांतर क्रम में। तो कितने केस बने 3, पहले फर्स्ट केस में देखेंगे, फिर सेकंड में, और फिर किस में थर्ड केस में। 3 केस बने हैं। पहला केस है अलग अलग, दोनों को कैसे यूज किया अलग अलग, दूसरे में श्रेणी क्रम में, और तीसरे में कैसे यूज किया है समांतर क्रम में। कैसे यूज किया है समांतर क्रम में, तो एक अलग अलग श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो प्रवाहित धारा हमें निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, तो I का फॉर्मूला क्या होगा, V दिया है कितना 220 वोल्ट, V कितना है सभी में 220 वोल्ट। देखिए तो I का फॉर्मूला क्या बनेगा V/R, I बराबर क्या बटेगा B/R, और V/R I, तो V/V कितना है 220, R कितना है I1 मान लीजिए, अलग अलग है तो A में मान लीजिए 220 बटे कितना 24, R की जगह पर RA, तो जब इसको 220/24 कितना आ जाएगा लगभग 9 से ज़्यादा आएगा, 9.2 एम्पियर, 9.2 एम्पियर। इसी तरह से आप निकालेंगे दूसरी कुंडली में IB, क्या बनेगा V/RB, 220/24, यहाँ पर V और R सेम है इसलिए सेम ही आएगी धारा। कितनी आई आपके पास 9.2 एम्पियर, कितनी आई 9.2 एम्पियर। अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध आएगा R1 + R2, 24 + 24 कितना आ गया 48 ओम। तो I बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा V/R, V कितना दिया है 220/48, तो इसको भाग करेंगे लगभग कितना आ जाएगा 4.6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, कितना 4.6। अब तीसरे केस में समांतर क्रम में है तो प्रतिरोध आएगा 1/R1 यानी कि RA + 1/RB, 1/24 + 1/24, 2/24, 1/12, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 ओम, कितनी आ जाएगी 12 ओम। तो I निकाल लेना, I = क्या होगा V/R, V कितना है दिया है 220/12, तो लगभग 18.3 एम्पियर, कितना आएगा 18.3। समझ लीजिए क्वेश्चन को, उसने क्या किया है विद्युत भट्टी है उसमें दो प्रतिरोध हैं A और B, प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है, RA RB कितना है 24। इनको अलग अलग, पहले तो अलग अलग जोड़ा
पहले केस में कैसे जोड़ा, अलग अलग, दूसरे केस में इन्हें जोड़ा श्रेणी क्रम में, तीसरे में समांतर क्रम में। आई निकालना है, आई का फॉर्मूला V/R। अब श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो श्रेणी क्रम का R लेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, R1 + R2। समांतर में पूछा है तो 1/R1 + 1/R2, और अलग अलग पूछा है तो अलग अलग निकाल दिया। दोनों में बराबर क्यों आया, क्योंकि R और RA और RB बराबर है और V भी क्या है, बराबर है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 13। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, देखिए, निम्न परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। R बराबर 2 ओम के द्वारा जो उपभुक्त शक्ति है P वो निकालनी है। किस केस में, पहला केस क्या दिया है, पहला केस दिया 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है। यानी कि R1 कितना दिया है, 1 ओम, R2 कितना दिया है, R2 दिया है 2 ओम, किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी में R कितना आ जाएगा, R1 + R2, 1 + 2 कितना आ गया, 3 ओम, कितना आ गया, 3 ओम। अब आपको क्या करना है इसमें, आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 14, क्या है 14, बताइए। V भी दिया है यहाँ 6 वोल्ट, ये भी हमने लिख लिया, V = 6 वोल्ट। क्या पूछा है उसने, पावर पूछी है, क्या पूछी है, पावर, ठीक है, क्या पूछी है, पावर। R हमने निकाला, R1 + R2, 1 + 2 कितना आ गया, 3। तो सबसे पहले हम धारा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, धारा IS। क्यों धारा निकाल रहे हैं, क्योंकि सभी में धारा क्या आएगी, समान आएगी। तो IS, I का फॉर्मूला होता है V/R। V कितना है 6, R कितना है 3, कितना आ गया 2 एम्पियर। कितनी धारा आई परिपथ में, 2 एम्पियर। अब कहेंगे कि धारा क्यों निकाली हमने, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा सभी में क्या रहेगी, समान, इसलिए हमने क्या निकाली है, धारा निकाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 ओम के प्रतिरोधक के द्वारा जो उपभुक्त शक्ति के द्वारा उपभुक्त शक्ति है वो निकालनी है। उपभुक्त शक्ति क्या आएगी, P का फॉर्मूला होता है I² क्या, R, I² R, और I कितना आया यहाँ पर, I आया 2 स्क्वायर, और किसके सिरों पर निकालना है, 2 ओम, तो 2 की गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 वाट। कितने वाट आंसर आ गया, 8 वाट। समझ लीजिए दोबारा, 6 वोल्ट की बैटरी है, V = 6, 1 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में संयोजित किया तो तुल्य प्रतिरोध आ गया 3 ओम। अब IS निकालना है श्रेणी क्रम में, सीरीज में, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, V/R, कितना जाएगा 2। I क्यों निकाला हमने, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या समान रहेगी, धारा, क्या रहेगी, धारा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले इसके पार्ट में देखिए, अंतर समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, 4 वोल्ट की बैटरी है, V = 4 वोल्ट, और जो 12 ओम है और 2 ओम है उसका समांतर क्रम संयोजन है। R1 कितना है, 12 ओम, R2 कितना है, 2 ओम। तो RP पैरेलल में कितना आ जाएगा, 1/R1 + 1/R2, 1/12 + 1/2। सोल्व करेंगे, 12 कम 12, 2 × 12, तो कितना आ गया 7/12। ठीक है, कितना आ गया 7/12। तो देखिए अगर आपको पैरेलल में निकालना कितना आ जाता, 12/7 ओम। क्या आएगा, 12/7 ओम। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्या RP निकालने की हमें ज़रूरत है या नहीं है। जिस तरह से हमने R यहाँ पर निकाला सीरीज में, क्या यहाँ पर भी पैरेलल में निकालने की ज़रूरत है, तो आंसर आएगा नहीं ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों में, इन दोनों में धारा क्या रहेगी, अलग अलग। देखिए समांतर क्रम में जोड़ा हमने इस तरह से, ये 12 ओम और ये कैसा ओम है, 2 ओम। कैसा है, 2। इसको समांतर क्रम में जोड़ा तो सभी में क्या रहेगी, धारा समान, धारा अलग अलग रहेगी। क्या रहेगी, अलग अलग। तो क्या ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जो समान होगा P का वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे।
तो शक्ति का फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज करेंगे वो करेंगे v²/r। ये चीज़ याद रखना आप कि हम शक्ति का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो समान वैल्यू होती है। जैसे सीरीज है, श्रेणी क्रम में समान क्या रहती है, धारा, तो हम धारा का फॉर्मूला यूज करेंगे पी के लिए। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है तो पी का फॉर्मूला वी वाला यूज करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब वी कितना दिया है यहाँ पर 4 गुना 4, और आर किसके सिरों के बीच पूछा, 2 के, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 वाट। तो दोनों में आप देखेंगे 8 वाट आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या ये करने की ज़रूरत है, नहीं है। तो ये चीज़ मैंने आपको करके इसलिए दिखाई क्योंकि आपको समझा सकूं कि P का वो फॉर्मूला यूज करना है जो उस परिपथ के लिए समान होगा। जैसे P बराबर I²R, आई वाला क्यों यूज किया, क्योंकि श्रेणी क्रम दिया था और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। P यहाँ पर यूज किया हमने P बराबर v²/r, यहाँ क्यों किया, क्योंकि विभवांतर समान होता है किस में, समांतर क्रम में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 14। 3-4 क्वेश्चन और बचते हैं आज के, ठीक है, इस चैप्टर के। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आज का, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 2 विद्युत बल्ब हैं जिनमें से एक का अल्पतमांक कितना दिया है, एक जो है उसका अल्पतमांक है, एक बल्ब पर क्या लिखा हुआ है, देखिए 1 मिनट। जो एक बल्ब है उस पर लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट, और दूसरे पर लिखा है 60 वाट, ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, देख लेना, 220 वोल्ट लिखा हुआ है। विद्युत मेंस के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है, समांतर क्रम में है तो धारा आपको निकालनी है। इसके आप 2 तरीके हैं, इससे आर निकालिए, इससे आर निकालिए। समांतर क्रम में संयोजित है 1/r = 1/r1 + 1/r2 कर देना, आंसर आएगा आपका। दूसरा जो आपको इजी पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या दिया है, ये दिया है P, कितना दिया है 100 वोल्ट। ये क्या दिया है V, कितना दिया है 220 वोल्ट। ये दिया है P 60 वोल्ट, और ये दिया है V कितना 220 वोल्ट। सबसे पहले दोनों से धारा निकाल लीजिए। P का फॉर्मूला होता है VI, तो I निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा P/V। तो I बराबर P कितना दिया है 100, V दिया है 220, कितना आ गया 10/22 एम्पियर, कितना 10/22 एम्पियर। इससे निकालिए P = VI, I = P/V। P कितना दिया है 60/220, 0 से 0 कट गया, P की वैल्यू कितनी आ गई 6/22। ये सॉरी I, P नहीं I 1 है, ये I 2 है। अब उसने कहा है समांतर क्रम में संयोजित है, किस में संयोजित है, समांतर में। तो कुल धारा कैसे निकालते हैं, I1 + I2, कुल धारा ऐसे ही तो निकालेंगे, दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि उसने पूछा है कितनी धारा ली जाती है। I1 है 10/22, I2 है 6/22, दोनों को जोड़ेंगे कितनी आ गई 16/22, इससे काट दीजिए 8, 11, तो कितना आ गया 8/11 एम्पियर। कितना आंसर आ गया 8/11 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। इसको और सोल्व कर सकते हैं, 0.732 एम्पियर, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 के आपको मैंने मेथड बता दिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे P, और क्या दिया है V दिया है, I निकालेंगे, दोनों में समांतर क्रम में जुड़े हैं तो I कितना होगा I1 + I2, श्रेणी में जुड़ते तो दोनों पर बराबर I आता, ठीक है, क्या आता बराबर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होगी, किसमें होगी, 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है। 250 वाट का एक टीवी है जो कितने घंटे तक चलाया जाता है, 1 आवर्स तक। दूसरा है 120 वोल्ट का एक हीटर है, क्या है हीटर, जो कितने मिनट तक चलाया जा रहा है, 10 मिनट तक। तो सबसे पहले सेम करेंगे इसको, 10 मिनट का मतलब है 10/60
आवर्स, यानी कि 1/6 आवर्स तक चलाया गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, शक्ति निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शक्ति, सॉरी शक्ति तो दी है, इसमें हम क्या निकालते हैं, ऊर्जा निकालते हैं। उपभुक्त ऊर्जा, जो ऊर्जा एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी जो कंज्यूम होगी उसका क्या फॉर्मूला होता है, ई का फॉर्मूला होता है पावर और कितने समय तक चला है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी निकल जाएगी। तो इस केस में हम एनर्जी देखेंगे, इस वाले में कितनी आएगी, E1 250 पावर है इसकी, यानी कि क्षमता, शक्ति, और कितने घंटे तक चला है, 1, तो कितनी आ गई 250 जूल, या वाट आर, क्या बोल सकते हैं, वोट आर, वोट इंटू आर। इसमें देखिए एनर्जी इसकी E2 निकालिए, कितना दिया है पावर 120, कितने घंटे तक चला है 1/6, तो कितना आ गया 20, 6 दूनी 12 0, तो कितना है 20 वोट आर। तो आप इन दोनों में बता सकते हैं इसमें एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई 250, इसमें एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई 20, तो किस में ज़्यादा हुई, पहले वाले में, तो E1 ग्रेटर देन E2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टीवी सेट है ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, हीटर के कंपेयर में, क्योंकि ये 10 मिनट तक चल रहा है और ये कितने मिनट तक चल रहा है, 60 मिनट तक या फिर 1 घंटे तक। ठीक है, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर, आर बराबर कितना दिया है 8 ओम, विद्युत मेंस से 2 घंटे तक, समय कितना दिया है 2 घंटे, कितना 2 घंटे, 2 घंटे तक, इसको सेकंड में चेंज कर लेना आप, 2 ये आ गया मिनट, एक बार और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सेकंड तक, कितनी 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। आई बराबर समय को लिखते हैं टी से, आई बराबर कितना ले रहा है 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात करनी है आपको, एच निकालना है। क्या निकालना है, एच, एच को बोलते हैं ऊष्मा, क्या बोलते हैं ऊष्मा, लेकिन उसने पूछा है ऊष्मा की दर, तो H/T क्या बन जाता है, ऊष्मा की दर, क्या बन जाएगा, ऊष्मा की दर। तो H का क्या फॉर्मूला होता है, I² RT, H का फॉर्मूला होता है I² RT। उसने पूछा है ऊष्मा की दर यानी कि H/T, तो कितना आ जाएगा I² R। यहाँ पर याद रखना आप, अगर वो पूछता ऊष्मा कितनी है तो H का फॉर्मूला होता है I² RT, लेकिन ऊष्मा की दर पूछी है तो H/T क्या आ जाएगा I² R। I कितना दिया है 15 का स्क्वायर, और R कितना दिया है उसने, R दिया है 8, क्या दिया है 8, 15 का स्क्वायर 225 गुना 8, 225 की 8 में गुना करेंगे कितना आ गया 1800 वोट इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। अब आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन बचा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र धातु है टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है ये आपको बताना है कि निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो विद्युत बल्ब बनते हैं, क्या बनते हैं, पहला पार्ट है ये ए, जो विद्युत बल्ब बनते हैं या लैंप बनते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एक तंतु दिखाया जाता है, उस तंतु किसका होता है, वो टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह होता है W। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से टंगस्टन होती है। देखिए ये डायग्राम है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, किसका डायग्राम है, इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो इसमें आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब का तंतु होता है, क्या होता है, बल्ब का तंतु। ये देखिए ये तंतु दिखाया हुआ है, ये जो तंतु है एक धातु का बना होता है, उस धातु का नाम क्या होता है, टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन। तो सबसे पहले आपको ये धातु ही पता होनी चाहिए कौन सी होती है, टंगस्टन। क्यों बनाया जाता है इसको टंगस्टन का, तो उसका क्या कारण होता है, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसमें, बल्ब में, तो बल्ब के जो तंतु है उसका
ताप इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर हमने साधारण तार यूज किया या साधारण धातु यूज की, वो तार गर्म हो जाएगा, क्योंकि गलनांक कम होता है टंगिस्टन का, गलनांक कम होता है टंगिस्टन की तुलना में और धातुओं का। तो जो गलनांक होता है टंगिस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, वो लगभग कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गलनांक कैसा होता है इसका, उच्च होता है। अगर हमने दूसरी धातु यूज की तो उसका गलनांक क्या होता है, कम। गलनांक कम होगा, निम्न होगा। मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही बल्ब का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस होगा, 800 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वो बल्ब जो तंतु है, वो जो धातु है, वो धातु क्या हो जाएगी, फूक जाएगी, खराब हो जाएगी, लाल हो जाएगी। जबकि टंगिस्टन का अगर यूज किया है तो टंगिस्टन इतने ताप पर जाकर पिघलता है, कितने पर, 3380 डिग्री सेल्सियस पर जाकर पिघलेगा, जबकि और धातु पहले ही पिघल जाएगी। तो जो टंगिस्टन होता है उसका गलनांक क्या होता है, उच्च। क्या होता है, उच्च। और अत्यंत ताप पर जाकर ही क्या करता है, ये ऊष्मा देगा और प्रकाश देगा। क्या देगा, प्रकाश। तो अगर पूछा जाए कि लैंप में या बल्ब में टंगिस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो क्योंकि टंगिस्टन का गलनांक उच्च होता है, और गलनांक उच्च है तो बहुत ज़्यादा तप्त हो जाएगा, और तप्त होकर क्या देता है, ये प्रकाश देता है, लेकिन पिघलता नहीं है। ठीक है, तो क्या रीजन है, इसके जो गलनांक है उसका क्या होना, उच्च होना। ठीक है, नंबर बी पार्ट देखिए। विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मिश्र धातु पता होना चाहिए आपको। जो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा धातु को मिला देंगे, 2 या 2 से ज़्यादा धातु को मिला देंगे, उनका समांगी मिश्रण जो बनेगा, धातुओं का कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण, क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, मिश्र धातु। क्या कहलाता है, मिश्र धातु। तो आपने देखा होगा जो ब्रेड टोस्टर होते हैं और विद्युत इस्त्री यानी कि प्रेस जो होती है, उसके चालक किसके बनाए जाते हैं, मिश्र धातु के। क्या कारण होता है, उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है कि जो उच्च ताप है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप पर जो मिश्र धातु है उसका ऑक्सीकरण, मिश्र धातु का ऑक्सीकरण जल्दी से नहीं होगा, ऑक्सीकरण शीघ्र नहीं होता। इससे क्या होगा कि अगर हमने धातु का बनाया तो धातु के बनाने पर, मान लीजिए आयरन का बनाया, तो आयरन के साथ इतनी जल्दी के साथ इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन अगर मिश्र धातु का बनाएंगे तो मिश्र धातु में ऑक्सीकरण शीघ्र नहीं होता, लेट होता है। दूसरा क्या कारण होता है कि जो मिश्र धातु है उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो अधिक होती है शुद्ध धातुओं की तुलना में। जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक, तुलना में अधिक होती है। तो इसका ये 2 रीजन्स की वजह से हम क्या करते हैं, मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं शुद्ध धातु के स्थान पर। चलिए नंबर सी, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। श्रेणीक्रम संयोजन, ये इस तरह से, बल्ब भी इस तरह से जोड़ दिया, पंखा भी इस तरह से, और समांतर क्रम ये। तो जो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो आपके घरों में विद्युत उपकरण लगे होते हैं, जो विद्युत उपकरण होते हैं किसमें, घर में विद्युत उपकरण, वो किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में। किसमें जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में। क्यों किए जाते हैं, उसके कुछ रीजन होते हैं। देखिए, अगर आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो सभी में समान धारा प्रवाहित होती है। कैसी धारा प्रवाहित होती है, समान। और जब समान धारा प्रवाहित होगी तो सभी को ऑपरेट करने के लिए एक ही स्विच की जरूरत होगी। किसकी, एक ही। जैसे आपने देखा होगा गली मोहल्ले में जो बल्ब टंगे होते हैं शादियों में,
उनको ऑपरेट करने के लिए एक ही स्विच की ज़रूरत होती है, एक ही स्विच से सारे के सारे बल्ब चल जाएंगे। लेकिन आपने घर का पंखा देखा होगा, घर के बल्ब देखे होंगे, घर का एसी फ्रिज सब देखा होगा, सबके स्विच अलग अलग होते हैं। अगर आप मान लीजिए सर्दी चल रही है, अब आपको पंखे की ज़रूरत नहीं है, आपने बल्ब का स्विच ऑन किया और पंखा भी चल जाए तो क्या हो जाएगा, समझ जाइए क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो घर के वायर हैं, घर के जो उपकरण हैं, उसको किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। क्यों, पहला रीज़न क्या होता है कि जो स्विच हैं ऑन और ऑफ करने के लिए क्या हो, अलग अलग हो। दूसरा, अगर इनमें से एक बल्ब खराब हो गया कोई भी श्रेणी क्रम में, तो आगे धारा नहीं जा पाएगी, कनेक्शन कट जाएगा, तो क्या आगे के बल्ब जल पाएंगे, नहीं जल पाएंगे, कुछ भी परिपथ काम नहीं करेगा। मान लीजिए घर पर पंखा फूक गया, क्या फूक गया, पंखा फूक गया। सर पंखा क्यों फूकवा रहे हो हमारा, अरे मान लीजिए पंखा फूक गया, बस इतना मान लीजिए। ठीक है, अगर घर का पंखा फूक गया तो पंखा ही नहीं चलना चाहिए, या घर के फैन और जो फैन होंगे, बल्ब होंगे, वो भी नहीं चलने चाहिए। तो आंसर है केवल वही पंखा नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो सीरीज में जुड़ा होता है श्रेणी क्रम में, तो कुछ भी चीज़ नहीं चलती। तो दूसरा फायदा ये होता है कि उनके ऑपरेट करने के लिए अलग अलग स्विच होता है, अलग अलग क्या होता है, स्विच। तीसरा, सभी में समान धारा प्रवाहित नहीं होती, बल्ब में अलग होगी, फ्रिज में अलग होगी। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सभी में क्या होती, एक जैसी धारा। और चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर श्रेणी क्रम है तो उसमें प्रतिरोध जुड़ जाता है डायरेक्ट, और समांतर क्रम में ये सीरीज है, ये पैरेलल है, उसमें 1/R1 में आएगा। मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसा होता है, ज़्यादा, और धारा कम आएगी, और समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसा होता है, कम, और धारा ज़्यादा आएगी। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम होता है, धारा का मान ज़्यादा होता है, इसलिए किसको यूज करते हैं हम, समांतर क्रम को यूज करते हैं घरों के विद्युत परिपथ में बनाने में। और डी पार्ट है हमारा आज का, डी सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। देखिए, जो चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, एक तो लंबाई पर करता है, आर लंबाई पर। मतलब अगर आपने चालक की लंबाई को बढ़ाया, आर को बढ़ाया, सॉरी दोबारा समझ लीजिए, अगर आपने चालक की लंबाई को बढ़ाया तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। लेकिन अगर जो चालक का प्रतिरोध होगा वो चालक के तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अगर आपने तार को मोटा किया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम, और अगर तार को पतला किया यानी कि क्षेत्रफल कम किया तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो बारीक तार होगा उसका क्षेत्रफल कम होता है तो प्रतिरोध क्या होता है, उसमें ज़्यादा। जो मोटा तार होता है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और लास्ट है आपका, विद्युत संचरण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। तो विद्युत संचरण जो है उसके लिए किस किस का प्रयोग, कॉपर और एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ये बताना है। तो पहला रीज़न होता है ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते, अच्छे चालक नहीं होते। अब पूछोगे कि अच्छे चालक नहीं होते फिर कौन होता है, तो सबसे अच्छा चालक होता है एजी। क्या होता है, एजी। सबसे अच्छा विद्युत का चालक क्या होता है, एजी। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इनकी जो प्रतिरोधकता है बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है, कम। प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है। इससे क्या होता है, इससे तार जल्दी गर्म हो जाएगा। तार क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाते हैं, तार जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म। और तीसरा कि बस दो ही लिख लेना इसके। ठीक है, इस तरह से इसका आप देखोगे ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 11 विद्युत कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, देखेंगे उस चैप्टर में क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।